back again. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास यानी हिस्ट्री, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का ये कौन सा है? पार्ट 1। कौन होगा? पार्ट 1 वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यानी यूरोप में किस प्रकार का शासन व्यवस्था चलेगा उसके बारे में। ठीक है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। राष्ट्रवाद एवं विकास। ठीक है, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है और वहाँ राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो आइए हम इन सब को जानने से पहले कुछ महादेश के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? तो महादेश या महाद्वीप। महादेश या महादेश का दूसरा नाम क्या है? महाद्वीप। तो पहले के ज़माने में जब भौगोलिक खोज हो रहा था 15वीं से 16वीं शताब्दी में, जब भौगोलिक खोज हो रहा था तो उस ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी कैसा है? हमारा चपटा। कैसा है? जिसके कारण क्या हो रहा था, लोग एक जो जहाँ पे जिसका जो क्षेत्र था वहीं पे रहा करते थे और उससे आगे जाना उचित नहीं समझते थे। उन लोगों का सोचना था, कहना था कि अगर आगे गए तो पृथ्वी का अंत होगा, तो हम सीधा अनंत में पहुंच जाएंगे। ठीक है। कहाँ पहुंच जाएंगे? अनंत में पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे भौगोलिक खोजकर्ताओं ने दुनिया को खोजा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग खोजा, रास्ता का खोज किया, तब पता चला, भौगोलिक खोजकर्ताओं ने बताया और ज्ञान में वृद्धि हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि पृथ्वी गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। ठीक है। तो पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को हम कितने भागों में बांट दिए हैं? 7 भागों में। कितने भागों में? 7। उसी 7 भागों का नाम दिया गया है महादेश या महाद्वीप। तो कितने महादेश या महाद्वीप होंगे? 7। कितने होंगे? 7। ठीक है। उन 7 महादेश का नाम एक बार देख लेते हैं। देखो, नंबर 1 में कौन है? एशिया। कौन है? एशिया। और एशिया में कितने देश हैं? तो 48 देश। कितने? और ये क्या है? एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा। एशिया कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महादेश। विश्व का सबसे बड़ा महादेश। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। ठीक है। नंबर 2 पे बात करें तो कौन है? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। इसी तरीके से तीसरा यूरोप। कौन है? यूरोप। चौथा उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन है? उत्तरी अमेरिका। और 5वां कौन हो जाएगा? 5वां है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। छठा हमारा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का भी देश बोलते हैं। ठीक है। और 7वां है हमारा अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा महादेश है? एशिया। और हम लोग भारतवासी हैं तो हम लोग किस महादेश में आते हैं? एशिया में। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, ये सब कौन महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। कौन है? एशिया है। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यूरोप के बारे में। इससे पहले आइए एक और जानकारी हम बता देते हैं कि इतिहास क्या? इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है हमारा जिसको बोलते हैं प्राचीन काल। क्या बोलते हैं? प्राचीन काल। दूसरा को बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। और तीसरा है जो अभी चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। तो इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? कितने? 3। पहला कौन है? प्राचीन काल। दूसरा और तीसरा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल का पूछेंगे समय कि कब से कब तक था। कब से? तो प्राचीन काल था 750 ईस्वी से पहले। 750 ईस्वी से पहले के काल को, यानी इससे 750 ईस्वी से पहले के समय को प्राचीन काल बोलते हैं। ठीक है। प्राचीन काल कब से कब तक बोलते हैं? तो 750 ईस्वी से पहले को कौन काल बोलते हैं? प्राचीन काल। ठीक है। मध्यकाल को देखेंगे तो ये है 750 ईस्वी से
लेकर 750 ईस्वी से लेकर कब तक? तो 1750 ईस्वी तक। 1750 ईस्वी तक इस काल को क्या बोलेंगे? मध्यकाल। क्या बोलेंगे? मध्यकाल। और आधुनिक काल की बात की जाए तो 1750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी से लेकर अब तक अब अभी क्या चल रहा है? 2022। क्या चल रहा है? 2022। तो 1750 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है आने वाले समय को क्या बोल रहे हैं हम? आधुनिक काल। क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। समझ में आया? 1750 ईस्वी से पहले के कौन काल बोलते हैं? प्राचीन काल। और 1750 से लेकर के और 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक कौन सा काल? मध्यकाल हो गया। और आधुनिक काल कब से कब तक? 1750 ईस्वी से लेकर अब तक के काल को कौन बोलेंगे? मध्यकाल। ठीक है, सॉरी आधुनिक काल। चलो यहाँ पे एक देख लेते हैं कि बोलेंगे शताब्दी। क्या बोलेंगे? तो एक शताब्दी बराबर क्या होता है? एक शताब्दी बराबर क्या होता है? 100 वर्ष। क्या? 100 वर्ष। यानी एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, बोलेंगे 14वीं शताब्दी बताइए। 14वीं शताब्दी तो क्या होगा? 1301 से लेकर 1300, जैसे 1300 तक कौन शताब्दी हुआ? ये 13वीं शताब्दी। और जैसे हुआ 1300 तो ये 14वीं शताब्दी में आ गया। 1301 से लेकर 1399 तक के काल को कौन बोलेंगे? 14वीं शताब्दी। कौन हो गया? और जैसे आएगा 1401 से लेकर 1399 तक क्या बोलेंगे? 14वीं शताब्दी। और जैसे आएगा 14, कितना आया? 1400। तो एक शताब्दी में 100 वर्ष, तो 14 शताब्दी में 1400 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे हमें बताइए कि अभी चल रहा है 2022। क्या चल रहा है? तो ये कौन सा शताब्दी चल रहा है? कौन सा हो गया? देखो सन 2000 तक, 2000 ईस्वी तक कौन होगा? 20वीं रहा होगा। और जैसे आया 2001 तो 21वीं शताब्दी में आ गए। और ये कहाँ तक चलेगा? तो 2099 तक। कहाँ तक? 2099 तक 21वीं शताब्दी। और जैसे आएगा 3000, कैसे आएगा? जैसे आएगा 3000 तो किस शताब्दी में चले जाएंगे? 30वीं शताब्दी में। किस में? 30वीं शताब्दी में चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखेंगे, हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? हमें यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए यूरोप की अगर बात की जाए तो यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद होता क्या है? तो कुछ लेखकों द्वारा अनेक लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया गया है। राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो हम इन्हीं परिभाषाओं को देखेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहेंगे देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, लगाव, प्रेम, स्नेह और गर्व की भावनाओं को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को जैसे जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए कुछ अच्छा सोचे। क्या सोचे? उसके भलाई के बारे में सोचे, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। तो यही सोच को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? अब ऐसा नहीं कि जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के साथ गद्दारी का सोचे, उसी के साथ क्या सोचे? तो वो राष्ट्रवाद होगा? नहीं होगा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि जिस देश में रह रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए, लगाव और स्नेह होना चाहिए। और उस देश पर क्या होना चाहिए? गर्व। क्या होना चाहिए? गर्व। तो उसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या बोलेंगे कि देश के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम। क्या होना चाहिए? प्रेम। क्या होना चाहिए? स्नेह। क्या? स्नेह। देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव। क्या होना चाहिए? और देश पर क्या होना चाहिए? गर्व। क्या? गर्व। क्या होना चाहिए? गर्व। अब देश पे गर्व करना चाहिए कि नहीं, कि हमारा देश अच्छा है, हम इसके प्रति अच्छा सोचें। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा यहाँ से समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद किसे बोलेंगे? तो देश के प्रति लगाव, देश के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह, गर्व की भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद।
देखो, और ये परिभाषा किसने दिया था, पूछेंगे कि ये परिभाषा किसने दिया हुआ है, तो उसका नाम क्या है, अनसट रेनन। क्या बोलेंगे, अनसट रेनन, अनसट रेनन। कौन दिया हुआ है, अनसट रेनन। ठीक है, क्यों, कौन दिया हुआ है, अनसट रेनन। पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि अनसट रेनन के अनुसार, अनसट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है। तो अनसट रेनन क्या बोला था, देश के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह एवं गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया। चलिए दूसरा देखेंगे, एक फ्रेडरिक सॉर्यू, फ्रेडरिक सॉर्यू, फ्रेडरिक सॉर्यू के अनुसार राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है, यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक जो हमारे ये दार्शनिक थे, क्या थे, दार्शनिक फ्रेडरिक सॉर्यू, इन्होंने कैसे दिया था, किसके माध्यम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहा था, तो किसके अनुसार, ये चित्र के अनुसार। किसके अनुसार, चित्र के अनुसार। अब जैसे घरों पे, यूरोप में घर पे क्या बना दिया था, चित्र। क्या बना करके, चित्र, यानी झंडा बना दिया करते थे। क्या बना देते थे, झंडा बना करके, और वहाँ पे झंडा को चित्र, झंडा एक का चित्र बना देते थे। ठीक है, और वहाँ पे चित्र को देख के देश के प्रति क्या होता था, गर्व महसूस होता था, यानी हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के क्या है, वासी हैं, और हमें इस देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बताएगा, पूछेगा कि अनसट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या है, तो देश के प्रति लगाव, स्नेह, प्रेम एवं गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन है, फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक सॉर्यू किस प्रकार से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया था, तो चित्र के अनुसार। किसके अनुसार, हाँ, झंडा बना करके। ठीक है, चलिए अब इसमें पढ़ना है 1789 की क्रांति। नीचे दिखाई दे रहा है, किधर बना दे, चलो देखो यहाँ से, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। ठीक है, तो उस समय यूरोप में राजतंत्र चल रहा था। क्या चल रहा था, राजतंत्र, यानी यूरोप में सारा जो पृथ्वी का मालिक कौन हुआ करता था, राजा। क्या कौन हुआ करता था, राजा। तो वहाँ पे शासन व्यवस्था किनके हाथ में होता है, राजा के। किसके हाथ में, तो उसे बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं, राजतंत्र। ठीक है, तो यूरोप में 1789 के समय पे क्या चलता था, राजतंत्र। वहाँ का मालिक कौन हुआ करता था, राजा। कौन हुआ करता था, राजा। तो एक राजा है जिसका नाम है लुई 14वां। क्या, लुई 14वां, लुई 14वां, लुई 14, ये रोमन में लिखा हुआ। ठीक ना, क्या है, लुई 14वां, लुई 14वां। कौन है, लुई 14वां। ये राजा कैसा था, तो निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश। निरंकुश यानी इस पर किसी का अंकुश न हो। निरंकुश किसे बोलेंगे, तो जिस पर किसी का अंकुश न हो, यानी ये जनता का बात नहीं मानता था, जनता का बात नहीं मानता था। इसके मन में जो आया वो किया। ठीक है, जो मन में आता था वो करता था, और किसी भी जनता का बात नहीं मानता था। उसे क्या बोलेंगे, निरंकुश। ठीक है, ये कैसा था, तो एक तरीके से कह सकते ये बदमाश था। कैसा था, बदमाश। निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश, बदमाश था। ठीक है, देखिए, और इसके वंश के बारे में पूछेंगे कि किस वंश से बिलोंग करता था, यानी किस वंश का था, किस खानदान का था, तो ये था बुर्बो वंश। कौन वंश, बुर्बो वंश का था, बुर्बो वंश से आता था। ठीक है, किस वंश से था, बुर्बो वंश। किसके बारे में जान रहे हैं, लुई 14वां, लुई 14वां के बारे में। ठीक है, चलिए, इसका एक कथन था। क्या था, कथन, इतना बदमाश था कि जनता का कोई भी बात नहीं मानता था। जनता सब क्या मर रहा है, जी रहा है, इसको कोई मतलब नहीं था। ये कैसा था, निरंकुश था। किस वंश से था, तो बुर्बो वंश से था। किस वंश से था, इसका कथन था मैं ही राज्य हूँ। क्या बोलता था, इसका कहना था मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, मेरा शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यानी इसका कहना था कि राज्य जो है, राज्य पहले ज़माना में राज्य यानी देश, राज्य मतलब देश, पहले देश को क्या बोला जाता था, राज्य। इसका कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। यानी मैं जो बोल दिया वही होगा, जो बोल दिया वही होगा। ठीक ना,
लुई 16वां। हाँ, ये लुई 16वां का कथन है। किसका है? लुई 16वां। चलो कथन दे देंगे लुई 16वां का। लुई 16वां का लुई 16वां का कथन क्या है? मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेगा जनता लोग? इसे गद्दी से क्या करेगा? हटाएगा। उसके लिए क्या करेगा? जनता लोग विद्रोह करेगा। क्या करेगा? विद्रोह करके जनता से क्या करेगा? शासन से इसको हटा देगा। ठीक है, उसके बाद एक और वंश एक और आएगा जिसका नाम राजा, जो राजा आएगा उसका नाम कौन राजा था? लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां। ठीक है, लुई क्या लिखा हुआ है? लुई 16वां आता था, लुई 16वां आएगा। ठीक है, ये भी कैसा होगा? निरंकुश। ये भी कैसा था? निरंकुश था। और लुई 16वां का ही कथन है, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। तो ये कैसा राजा था? लुई 16वां कैसा था? निरंकुश। निरंकुश को बोल सकते हैं क्या? बदमाश टाइप का। कैसा था? ये बदमाश टाइप का था। ठीक है, ये भी जनता का बात नहीं मानेगा, ये भी जनता का बात नहीं मानेगा। तो इससे क्या हुआ कि जनता को क्या किया? त्रस्त किया। जनता को क्या किया? जनता को त्रस्त किया, यानी जनता को बहुत तड़पाता था। जनता का भी कोई भी बात ये नहीं मानता था। ठीक है, तब क्या करेगा? 1789 में विद्रोह होगा। इसके खिलाफ जनता लोग क्या करेगा? जनता लोग क्या कर देगा? विद्रोह करेगा। ठीक है, तो सभी जनता यानी यूरोप के लोग, सभी यूरोप के लोग, यानी यूरोप कौन है? हमारा कौन है? यूरोप महादेश हो गया। यूरोप में कौन सा देश के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांस। कहाँ के बारे में? फ्रांस। तो फ्रांस का जनता क्या कर देगा? विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया। किसके खिलाफ करेगा? लुई 16वां। लुई, क्योंकि जनता का बात नहीं मान रहा है। जनता वहाँ गरीबी से मर रहा है, भूखमरी चालू है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ये सहायता नहीं कर रहा है। तो जनता लोग क्या कर देगा? विद्रोह। क्या कर देगा? विद्रोह कर देगा। और ये कब करेगा? तो 1789 में। 1789 में जनता क्या करेगा? विद्रोह करेगा। 1789 में क्या करेगा? विद्रोह करता है। तो यहाँ पे सभी जनता ने क्या किया? लुई 16वां के खिलाफ 1789 में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर देगा। और लुई 16वां को पकड़ के कहाँ पे लटका देगा? तो फांसी पे लटका देता है। फांसी पे लटका देता है। तो लुई 16वां को जब मार देता है जनता लोग, क्या करता है? जनता लोग मारने के बाद वहाँ का शासन व्यवस्था किसके पास आएगा? जनता के पास। अब यह लुई 16वां का मृत्यु हो गया तो कौन अब शासन व्यवस्था किसके पास आता है? जनता के पास। किसके पास आएगा? इधर दिखाई दे रहा है। चलो, शासन व्यवस्था किसके पास आ गया है? जनता के पास। ठीक है, तो जनता अपना क्या बनाएगा? संविधान। क्या बनाएगा? जनता अपना संविधान। अब आइए एक बार देख लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान, तो संविधान किसी भी राष्ट्र यानी देश को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम या कानून बनाया जाता है। ठीक है, नियम या कानून बनाया जाता है। तो कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून को लिख करके जहाँ इकट्ठा करते हैं उस किताब को क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं? हाँ, तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए नियम और कानून लिखा जाता है। नियम और कानून क्या होता है? लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन आया था? देखो किसके बारे में पढ़े हैं? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप में क्या था? राजतंत्र। क्या था? तो लुई 14वां निरंकुश था, इसको जनता लोग हटा देता है। तो उसके बाद लुई 16वां आता है। कौन आता है? लुई 16वां। लुई 14वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का। कौन वंश का था? बुर्बो वंश का था। तो लुई 14वां के बाद लुई 16वां आता है, ये भी निरंकुश होता है। ठीक है, और इसका एक शब्द होता है, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। और ये जनता का कुछ भी सहायता नहीं करता है। और इसी के खिलाफ जनता क्या कर देता है? 1789 में विद्रोह। 1789 में विद्रोह कर देता है और इसको पकड़ के फांसी पे लटका देता है। तो अब वहाँ किसका अधिकार होगा? शासन किसके हाथ में आया? जनता के हाथ में आया। किसके साथ हाथ में? जनता के हाथ में आएगा। तो जनता अपना एक संविधान बनाएगा। क्या? संविधान बनाएगा। और उस संविधान में क्या क्या करेगा? देखिए, जनता के हाथ में आने के बाद जनता क्या करेगा? वहाँ पे एक संविधान बनाएगा और संविधान में कहा जाएगा कि सबके पास क्या होना चाहिए? समान अधिकार। यानी देश में रह रहे यहाँ पे ना कोई अमीर ना गरीब होगा, कोई ना अमीर ना कोई गरीब होगा। सबका अधिकार क्या होगा? बराबर। क्या? सबका अधिकार क्या है? यानी सब यहाँ रख सकता है। हम लोग फ्रांस वासी जितने भी लोग हैं
सभी लोग का यहाँ पे हम लोग का सभी क्षेत्र में अधिकार कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ के भूमि को क्या बोलेंगे, पितृ भूमि, पितृभूमि यानी पिता की भूमि, पिता की भूमि। जैसे हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, जैसे भारत में हम क्या माना जाता है, यहाँ की भूमि को क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो फ्रांस में क्या वहाँ बोलते हैं, पितृभूमि यानी पिता की जय। सॉरी, यहाँ फ्रांस में क्या बोला जाता है, पिता की जय। यहाँ की भूमि को क्या बोला जाता है, पिता की जय। ठीक है, यानी और ये कहना क्या था कि हम लोग यहाँ के क्या है, नागरिक है, क्या है, वहाँ के लोग कौन है, नागरिक। और ये हमारे पिता की भूमि है, हमारे पिता की भूमि है। चलिए, और वहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे एकता की भावना, एकता की भावना को उत्पन्न किया, एकता की भावना को उत्पन्न किया अपने संविधान के अनुसार। जनता संविधान लिख रहा है ना, तो जनता में क्या बोला, समान अधिकार है, यानी हम लोगों का सब चीज़ पे क्या है, सभी लोगों का अधिकार क्या है, बराबर, क्या है, बराबर। पिता की भूमि, यहाँ के भूमि यानी फ्रांस का जो भूमि था, तो वहाँ के लोग वहाँ अपने देश के भूमि को क्या बोलते थे, हमारे पितृभूमि है। कैसा भूमि है, पितृभूमि यानी पिता की भूमि है, यानी पिता की जय, पिता की जय। और हम वहाँ के रहने वाले लोग क्या माने थे कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, रहने वाले हैं। इसी तरीके से क्या किया, एकता की भावना को उत्पन्न किया, एकता की भावना को उत्पन्न किया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि एक तरह का झंडा बनाया, क्या, तो कौन सा झंडा बनाया था, तिरंगा झंडा का निर्माण किया। यानी हम अपने देश का भी एक क्या हो, झंडा हो, क्या होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। तो तिरंगा झंडा का निर्माण किया। ठीक है, और बोला कि यहाँ पे जो हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इस प्रकार से समझना थोड़ा कठिन होता है। ठीक ना, इसीलिए यहाँ का एक भाषा, एक राजकीय भाषा का निर्माण होना चाहिए। तो इन्होंने कौन भाषा का निर्माण किया था, यहाँ का भाषा क्या था, फ्रेंच। कौन भाषा, फ्रेंच भाषा का निर्माण किया। ठीक ना, यहाँ पे बोला कि पूरे देश में हम लोग फ्रेंच में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, फ्रेंच में बात करेंगे, यानी फ्रेंच में बात करेंगे। तो भाषा कौन सा लाया था, फ्रेंच भाषा। ठीक है, कौन भाषा लाएगा, फ्रेंच भाषा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आयात निर्यात कर को क्या कर दिया, हटा दिया गया। आयात और निर्यात कर को क्या किया गया, समाप्त किया गया। यानी आयात कर, यानी कर मतलब होता है टैक्स। कर किसको बोलते हैं, तो टैक्स को। जैसे कोई भी विदेश से सामान हमारे देश में आएगा, तो उस पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है ना, तो उस टैक्स को क्या किया जाए, समाप्त। यानी कहीं से आए तो राजा लोग हमको देगा, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक ना, और आयात मतलब होता है आना, और निर्यात मतलब होता है भेजना। क्या, निर्यात मतलब भेजना। जैसे हमारे देश में गेहूं की कमी हो जाएगी, तो किसी भी देश से गेहूं को हम अपने देश में खरीदेंगे, क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो गेहूं का क्या हुआ, आयात हुआ कि निर्यात हुआ, क्या हुआ, आयात। अब भेजेंगे तो निर्यात। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पर आयात या निर्यात करने पर टैक्स लगता था, उस टैक्स को क्या किया, समाप्त। कौन करेगा, जनता अपने संविधान में। तो आयात निर्यात, आयात निर्यात कर, टैक्स को बोलते हैं कर, टैक्स है ना। आयात निर्यात कर यानी टैक्स को क्या किया, समाप्त किया। क्या किया, समाप्त किया। यानी अब कोई भी सामान हम खरीदेंगे तो या बेचेंगे, तो वहाँ पे क्या, टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे गरीब जनता लोगों को क्या होगा, सस्ते में आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, आयात निर्यात टैक्स का क्या किया, समाप्त किया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे कौन है, फ्रांस। क्या है, तो फ्रांस के आसपास में बहुत सारे क्या थे, राज्य। क्या था, राज्य। जो आसपास के क्षेत्रों, आसपास का क्या था, क्षेत्र था। क्या था, और सब जगह राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है ना। तो पहले तो राजतंत्र ही ना चलता था। तो अब देखो, यहाँ पे आसपास के क्षेत्र वालों ने क्या देखा कि यहाँ फ्रांस में कि देखो जनता संविधान बनाया है, तो कितना अच्छा अच्छा नियम और कानून बना रहा है ना। तो आसपास के क्षेत्रों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा। क्या पड़ा, काफ़ी असर पड़ा। बोला कि हमारे भी आसपास के देशों में अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमको भी समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्रों पे बहुत ही असर पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, और देखो, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने एक
क्लब का स्थापना किया, एक क्लब का स्थापना किया जिसको बोलते हैं जैकोबियन क्लब। क्या? जैकोबियन क्लब। तो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल, अगल यानी आसपास, क्या बोलेंगे? आसपास, आसपास के क्षेत्रों द्वारा, आसपास के क्षेत्रों द्वारा जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। जैकोबियन, कौन क्लब का स्थापना किया गया था? जैकोबियन। कौन सा? जैकोबियन क्लब का स्थापना किया गया। जैकोबियन क्लब का स्थापना किया गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है कि 1789 देखो 1789 से 1799 आते आते क्या होता है, फिर कौन सा यहाँ पे देश कैसा हो जाता है? जनता का संविधान हट जाता है, लोग फिर क्या हो जाते हैं? गुलाम। क्या हो जाते हैं? गुलाम। और यहाँ पे फिर हो जाता है राजतंत्र लागू। कौन हो गया? राजतंत्र लागू हो जाता है। चलिए आइए एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो चलिए क्या पढ़ाए थे कि महादेश का संख्या कितना है? 7। कितने महादेश है? पहला कौन है? एशिया। कौन है? एशिया। और दूसरा अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है मध्यकाल, दूसरा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतिहास के कितने भाग हैं? 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल किसको बोलते हैं? तो 1750 ईस्वी से पहले 750 ईस्वी से पहले के काल को प्राचीन काल कहते हैं। और दूसरा कौन है? मध्यकाल। कौन है? मध्यकाल। तो 750 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को क्या बोलते हैं? मध्यकाल। और आधुनिक काल किसको बोलते हैं? तो 1750 ईस्वी से लेकर अब तक अभी जो चल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आधुनिक काल। चलिए तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। उससे पहले क्या पढ़ना? एक शताब्दी में कितना वर्ष होता है? 100 वर्ष। हम क्या? राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है? राष्ट्रवाद। कहाँ? यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो देश के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह एवं गर्व की भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये परिभाषा किसका है? किसके द्वारा दिया गया है? अर्नस्ट रेनन के द्वारा। ठीक है, दूसरा कौन है? फ्रेडरिक सॉर्यू। तो फ्रेडरिक सॉर्यू चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होगा कि हम फ्रांस में, कहाँ पे? फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। 1789 में फ्रांस में क्या होगा? क्रांति होगा। ठीक है, और इस क्रांति का एक नारा था, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 1789 के क्रांति का पूछेगा नारा क्या था? नारा क्या था? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का पूछा नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता, दिखाई दे रहा है उधर? समानता एवं बंधुता। पूछेंगे कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। यानी हम लोग को क्या होना है? स्वतंत्र। क्या होना है? स्वतंत्र। और सभी को क्या होना है? समान। आपस में सभी लोगों को समान अधिकार मिले और हम लोग जिएंगे तो आज से क्या होगा? हम लोग सब आपस में भाई भाई बन के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप में किस प्रकार का शासन था? किस प्रकार का शासन था? तो राजतंत्र। कैसा शासन था? लुई 16वां निरंकुश था, बदमाश था, पूर्व वंश से था, तो इसको क्या किया? गद्दी से हटा दिया। उसके बाद लुई 16वां आया। कौन आया? लुई 16वां। ये भी कैसा था? निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। जिस पर किसी का अंकुश न हो उसे निरंकुश कहते। ये भी कैसा था? बदमाश। कैसा था? बदमाश। ये कहता था मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। अब ये जनता को बहुत त्रस्त किया, जनता की परेशानी को नहीं समझ रहा है। क्या जनता जनता में क्या है? भूखमरी है कि कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, इसको कोई सोच फिक्र नहीं था। ये एकदम शीश महल में बैठ के एकदम आराम से खा पी रहा है। ठीक है, तो जनता लोग क्या करेगा? विद्रोह कहेगा। चलो सब आपस में जनता लोग चलो एक बार देख लेते हैं किसको? लुई 16वां को। तो जनता लोग 1789 में क्या बुक कर देता है? 1789 में क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, यानी लड़ाई होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? 1789 की क्रांति। क्रांति मतलब युद्ध, लड़ाई। ठीक है, तो फ्रांसीसी का क्या कहाँ उसको लुई 16वां को किस पे चढ़ा देते हैं? फांसी पे चढ़ा देता है। इसका राम नाम सत्य कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेगा? जब लुई 16वां का अंत होता है
तो वहाँ का शासन व्यवस्था किसके हाथ में आता है? जनता के। किसके? जनता के हाथ में आता है। तो जनता अपना एक संविधान बनाता है और उस संविधान में क्या कहता है कि सभी लोग को समान अधिकार, सभी लोग का क्या चाहिए? समान अधिकार। और वहाँ के भूमि को पितृभूमि के नाम से उन्होंने बोला। और पिता की क्या बोलता था? पिता की जय। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, है ना, तो वो लोग क्या बोलते थे? पिता की जय। और हम लोग यहाँ रहने वाले, हम लोग सब कौन है? यहाँ के नागरिक है। किसी देश में रहने वाले लोगों को, वहाँ के वही देश के रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? नागरिक। क्या बोलते हैं? नागरिक। एक और क्या बोला? एकता की, देखो, एकता की भावना को उत्पन्न करता है। क्या कि हम लोग अब क्या एकता बना के रखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या बोला? हमारे देश का एक झंडा भी होना चाहिए। हम बोलो एकता नहीं हाँ, एकता एकता है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, एकता हो गया। चलो, अब क्या बोला कि हमारे देश का एक क्या होना चाहिए? झंडा होना चाहिए। तो तिरंगा झंडा का निर्माण किया। और यहाँ पे भाषा भी क्या होना चाहिए? एक ही प्रकार की भाषा होना चाहिए। यानी फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा क्या बोल सकते हैं? राजकीय भाषा फ्रेंच, ठीक है। आयात निर्यात में जो टैक्स लगता था कर, उसको क्या किया? समाप्त किया। और इसको देख के फ्रांस के आसपास के जो क्षेत्र था, आसपास का क्षेत्र था, वो उसमें भी राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ। वो सब सोचने लगा कि काश हमारे ही देश में ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। देखो फ्रांस में किस प्रकार से लोग आज़ाद हो रहे हैं ना। तो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से आसपास के क्षेत्रों के द्वारा जैकोबियन क्लब का स्थापना होता है, ठीक है। उसके बाद 1799 आते आते सत्ता फिर किसके हाथ में चला जाता है? तो राजा के। किसके? राजा के हाथ में चला जाता है। और यहाँ पे हो जाता है राजतंत्र। क्या हो जाता है? राजतंत्र। और 1789 के क्रांति का पूछेगा कि नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए, उतार लो यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब 1799 में जो फ्रांस का शासन था वो कैसा हो गया? राजतंत्र के हाथों में चला गया, ठीक है। तो 1799 में एंट्री होता है। किसका एंट्री होगा? तो नेपोलियन का। किसका? नेपोलियन का एंट्री होता है। नेपोलियन का एंट्री होता है कहाँ? फ्रांस में। कहाँ? तो इससे पहले नेपोलियन जो है 40 युद्ध जीत चुका होता है। कितना युद्ध? 40। नेपोलियन 40 युद्ध जीत चुका था। नेपोलियन 40 युद्ध जीत कर आया था। अब 1799 में फ्रांस में फिर से एक बार राजतंत्र हो गया। तो जनता लोग फिर से परेशान होना चालू हो गया था। कैसा हो गया था? परेशान होना चालू हो गया था, ठीक है। जैसे खबर मिला कि अब हमारे देश में, अब हमारे फ्रांस में किसका एंट्री हो रहा है? नेपोलियन का। तो नेपोलियन का जैसे एंट्री होता है, लोग वहाँ के बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और लोग सोचने लगते हैं कि जब 40 युद्ध जीत कर आया है तो यहाँ पे भी हमारा राजतंत्र को इसको समाप्त कर देगा, ठीक है। तो लोगों द्वारा क्या किया गया? तो लोगों द्वारा यानी जनता द्वारा स्वागत किया गया। जनता द्वारा स्वागत होता है। क्या होता है? स्वागत। इसका बहुत ही स्वागत किया गया कि नेपोलियन अब हमारे देश में 40 युद्ध जीत कर आ रहा है, ठीक है। कितना युद्ध जीत कर आ रहा है? तो और यहाँ पे जनता इसका क्या करेगा कि अब जब राजा से, किससे? राजा से जब युद्ध होगा तो जनता लोग इसका क्या करेगा? सहायता करेगा। जनता लोग कहता हम लोग सहायता करेंगे कि आइए और हमारे फ्रांस से राजतंत्र को क्या करें? समाप्त। क्या करना है? समाप्त करना है, ठीक है। चलिए, तो नेपोलियन जैसे एंट्री करता है फ्रांस में, कहता है कि हम राजतंत्र क्या करेंगे? समाप्त। राजतंत्र क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे शासन कौन करने लगता है? नेपोलियन। कौन करता है? नेपोलियन का शासन होता है। नेपोलियन का शासन व्यवस्था किसके हाथों में आ जाता है? नेपोलियन के हाथों में आ जाता है। और तब यहाँ पे नेपोलियन अपना एक कोड लाता है। क्या लाता है? जिसको बोलेंगे जो देखो, नेपोलियन अपना एक कानून लाता है। क्या लाता है? उस कानून या बोल सकते हैं नेपोलियन का कानून या नेपोलियन का संहिता। नेपोलियन का संहिता या बोलेंगे नेपोलियन कोड। क्या बोलेंगे? और ये कब लगा? तो 1804 ईस्वी में, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता। क्या बोलेंगे? नेपोलियन संहिता, या इसको बोलेंगे नेपोलियन का कानून। क्या बोलेंगे? या नेपोलियन का कोड। नेपोलियन कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये कोड कब लाता है? 1804 में। कब? 1804 में, ठीक है। 1804 में कोड लाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये इसके कानून में क्या कहा जाता है कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। सभी लोग बराबर होंगे।
तो कानून के समक्ष, कानून के समक्ष यानी कानून के सामने, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, सभी लोग समान होंगे। अच्छा बात है, बिल्कुल ही अच्छा बात है ना। कानून के समक्ष क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे, यानी सभी का अधिकार क्या होगा, समान होगा। ठीक है। और ये क्या किए तो अपने किस में, नेपोलियन संहिता का मतलब समझ में आया, नेपोलियन द्वारा बनाया गया कानून, नेपोलियन द्वारा बनाया गया कानून को बोलेंगे नेपोलियन का कानून या नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड। कब लाया गया, 1804 में। तो इस कानून में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान। जो राजा द्वारा क्या था, आयात निर्यात का जो शुल्क था, आयात निर्यात शुल्क, उसको क्या किया, समाप्त किया। तो आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। किसने किया, नेपोलियन ने। किसने, आयात निर्यात शुल्क को क्या किया, समाप्त किया। ठीक है। और ये एक भाषा लाया, जो कौन भाषा लाएगा, तो फ्रेंच, इसको बोलेंगे फ्रांसीसी भाषा। क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे फ्रांसीसी भाषा क्या, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रेंच। क्या बोलेंगे, फ्रेंच भाषा। ठीक है, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है। चलो अब ये क्या करेगा कि अब लोगों के पास पहले क्या था, राजा जब राजतंत्र था तो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जब जो पैसा काम करके बचाया हुआ था तो ज़्यादा संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो नेपोलियन कोड में क्या कहा गया कि अब सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, यानी अपने पास कैश पैसा वगैरह सब रख सकते हैं। तो संपत्ति रखने का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति को अब रख सकते हैं। ठीक है, संपत्ति को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। और क्या किया कि देखो पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही, अन्य अलग लोग राजा नहीं बनेगा। पहले कैसा कानून था राजतंत्र में कि राजा का बेटा ही कौन बनेगा, राजा, और राजा का पोता ही क्या बनेगा, राजा, अलग से कोई नहीं राजा बन सकता है। लेकिन ये क्या किया कि बोला अब जन्मजात अधिकार को क्या करना है, समाप्त। क्या करना है, जन्मजात अधिकार समाप्त किया इन्होंने, यानी कि जन्मे से चल रहा है ना, जन्म से, तो जन्मजात अधिकार समाप्त करता है। नेपोलियन क्या किया, जन्मजात अधिकार को क्या किया, समाप्त किया। और क्या लागू किया, क्या लागू किया, तो योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति लाया। यानी अब जो भी एंट्रेंस जैसे एग्जाम होगा, नियुक्ति यानी किसी भी जैसे कोई जॉब वगैरह आता है तो उसका नियुक्ति निकलता है ना, तो उसका नियुक्ति कैसे होगा कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसके लायक होगा उसी को नौकरी मिलेगा। ठीक है। तो योग्यता के आधार पर, ठीक है, जो उसके योग्य होगा, तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति लाया, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति। बोला कि अब जो कार्य के लिए जो योग्य होगा उसी को क्या मिलेगा, नौकरी, उसी को क्या मिलेगा, नौकरी, यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला किया। ठीक है। देखो तो अब क्या करेगा, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग राजतंत्र में विलुप्त है ना, तो उसको क्या कराएगा, ये आज़ाद कराएगा। क्या कराएगा, आज़ाद। जैसे देखो फ्रांस के बाहर का देख लेते, फ्रांस के बाहर दिखाई दे रहा है, उधर दिखाई दे रहा है। तो फ्रांस के बाहर कौन था, इटली, कौन था, इटली, और कौन था, जर्मनी, कौन था, फ्रांस के बाहर कौन था, इटली और जर्मनी था। ठीक है। तो फ्रांस का इटली में 2 क्षेत्र था, कौन था, 2 क्षेत्र, एक था सेसेल्पियन गणराज्य, क्या था, सेसेल्पियन गणराज्य, सेसेल्पियन गणराज्य, और दूसरा था ट्रांसपीडियन गणराज्य, ट्रांसपीडियन गणराज्य। देखो इटली में जो सेसेल्पियन गणराज्य और ट्रांसपीडियन गणराज्य था, इसको क्या किया कि यहाँ पे एकीकरण, यानी सबको आपस में क्या करना चाहता था, ये मिलाना चाहता था। क्या करना चाहता था, मिलाना चाहता था। और ये सबको क्या किया, एकीकरण का पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है ना, इसको क्या किया, ये आज़ाद कर दिया। यानी एकीकरण सबको क्या किया, मिला दिया।
तो इटली का कौन सा गणराज्य था? तो सेसेल्पियन गणराज्य और ट्रांसपिरियन गणराज्य को क्या किया? एकीकरण किया। एकीकरण के लिए पृष्ठभूमि सब क्या किया? तैयार किया और इसको आपस में क्या किया? मिला दिया, जोड़ दिया। ठीक है। जर्मनी में देखो, जर्मनी में क्या करता है? तो जर्मन राइन संघ की स्थापना करता है। जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना करता है। जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना करता है। चलिए देखो, पहले जो है फ्रांस, फ्रांस बताओ, फ्रांस किस महादेश में है? किस में है? यूरोप में। किस में? यूरोप में। ठीक है। तो पहले जो है देखो, यूरोप कौन है? यूरोप में कौन देश आता है? फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। तो पहले फ्रांस, यूरोप में कितने देश थे? तो 300। कितना टुकड़ा था? 300 अलग अलग वहाँ पे देश था। कितना देश था? तो इस सब 300 में से ये क्या किया? नेपोलियन ने 39, कितना? 39 राज्यों को क्या किया? आपस में क्या कर मिला दिया? क्या किया? मिला करके और इसको क्या किया? आज़ाद कर दिया। क्या किया? आज़ाद कर देता है नेपोलियन। ठीक है। अब जब ये आज़ाद करता है, क्या करता है? आज़ाद जब कर दिया तो आसपास का अब लोग इसका दुश्मन बनेगा। क्या बनेगा? कि दुश्मन। ये लग रहा है बहुत अब हद से ज़्यादा हो गया है ना। अब फ्रांस में राष्ट्रवाद भी बढ़ा रहा है। क्या? राष्ट्रवाद लोगों को आपस में एक कर रहा है, और जो अलग अलग गणराज्य है उस सभी को आपस में क्या कर रहा है? एकता की भावना कर रहा है, एकीकरण कर रहा है, मिला रहा है ना। इससे जनता लोग राजा के आने वाले नस्लों को और भी बर्बाद करेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा? ये नेपोलियन का दुश्मन बन जाता है। नेपोलियन देखो, ये नेपोलियन का दुश्मन। तो नेपोलियन का दुश्मन बनेगा 4 देश। कितना देश बनेगा? 4 देश। तो नेपोलियन का दुश्मन बनेगा 4 देश। पहला कौन है? इंग्लैंड। कौन बनेगा? इंग्लैंड, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, रूस। कौन बनेगा? इंग्लैंड, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया, रूस। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इसको नेपोलियन का जो ये सब कर रहा है, एकीकरण कर रहा है, मिला रहा है, यहाँ पे फ्रांस को राजतंत्र को समाप्त करके जनता का सहायता कर रहा है। अब ये सब काम किसको? इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस को अच्छा नहीं लगता है, तो ये नेपोलियन का क्या बन जाता है? दुश्मन। क्या बन जाता है? तो अब ये चारों देश मिल करके क्या करेगा? नेपोलियन पर हमला। नेपोलियन पर हमला करता है और अब नेपोलियन से क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा। क्या लड़ेगा? युद्ध लड़ेगा। ठीक है। नेपोलियन से क्या करता है? हमला करेगा और नेपोलियन से क्या कर लेगा? युद्ध लड़ेगा। ठीक है। और इस युद्ध को बोलेंगे वाटरलू का युद्ध। क्या बोलेंगे? वाटरलू का युद्ध। और पूछेंगे वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध कब होता है? तो 1815 में हुआ था। ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब होगा? चलो, अब इसका दुश्मन कितना है? कितना देश दुश्मन बन जाता है? 4 देश। कितना? 4 देश। कौन बन जाता है? चारों देश का नाम क्या? इंग्लैंड, पर्सा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया। नेपोलियन का क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है ना। और दुश्मन बनने के बाद नेपोलियन पर क्या करेगा? हमला। और इससे नेपोलियन से युद्ध लड़ेगा। क्या लड़ेगा? युद्ध। और इस युद्ध का नाम क्या है? वाटरलू का युद्ध। इसी युद्ध को क्या बोलेंगे? तो पूछेंगे वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इधर कितना देश है? इतना कितना देश है? 4 देश है। इधर कौन है? सिर्फ नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन। ठीक ना। अब इस युद्ध में नेपोलियन का हार होगा। इसमें हारेगा कौन? क्यों हारेगा? क्योंकि शुरुआती में क्या करता है? नेपोलियन अच्छा काम करता है। ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पे जब नेपोलियन का दुश्मन बन जाता है इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस, तो क्या करता है? इसको सेना का जरूरी पड़ता है। किसका? सेना का जरूरी पड़ता है। तो नागरिकों को क्या कहता है? कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगता है। क्या? नागरिकों का क्या करता है? ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगता है। देखो, ज़बरदस्ती यानी जबरन सेना में भर्ती करने लगता है। ठीक है। इससे वहाँ का जनता लोग क्या मान लेगा? बुरा मान जाता है। जनता लोग क्या मान जाता है? बुरा मान जाता है। और क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। ज़बरदस्ती कौन करता है? राजा लोग। कौन करता था? राजा लोग। और यहाँ पे ज़बरदस्ती करने का कोशिश करेगा कौन?
नेपोलियन। और नेपोलियन जब ज़बरदस्ती करेगा, अब कोई को भी घूम रहा है, कोई को अभी सेना में जाने का शौक़ नहीं है, उसको पकड़ के कहना चलो सेना में शामिल हो जाओ, तो वहाँ का जनता द्वारा नेपोलियन का सहायता नहीं करता है। जनता लोग वहाँ का क्या करता है? जनता लोग नेपोलियन का सहायता नहीं करता है। जनता नेपोलियन का सहायता नहीं करता है। और इस युद्ध में नेपोलियन का क्या हो जाता है? हार। नेपोलियन हार जाता है। ठीक है, नेपोलियन क्या हो जाता है? हार जाता है। तो इस कौन युद्ध में नेपोलियन हारता है? कौन युद्ध में? अरे बैल सब बोलो ना, कौन युद्ध में हारा है? वाटरलू के युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1800। तो नेपोलियन का हार क्या हुआ था? जीता था कि हारा था? तो नेपोलियन हार जाता है 1815 में। 1815 में हार जाता है, ठीक ना। अब नेपोलियन हार जाएगा तो नेपोलियन को कहाँ ले जाता है? देखो, नेपोलियन कब हारा है? 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है, ठीक ना। तो इसको क्या कर लेगा? गिरफ्तार। क्या कर लेता है? गिरफ्तार करके इसको दक्षिण अफ्रीका के कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलिना द्वीप पर। कहाँ पे? सेंट हेलिना द्वीप पर इसको क्या किया जाता है? सेंट हेलिना द्वीप पर इसे ले जा करके छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु, यानी नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है 1881 में। 1881 में इसी तरीके से नेपोलियन का मृत्यु हो गया 1881 में। समझ में आया? नेपोलियन देखो स्टार्टिंग में कितना अच्छा कार्य कर रहा है ना, लेकिन बाद में क्या किया? यहाँ पे अब बोला कि हम ही राजा हैं। क्या? हम ही राजा हैं। तो इसके खिलाफ देखो कितना देश, 4 देश क्या नेपोलियन का दुश्मन जब बन जाता है। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस क्या बन जाता है? नेपोलियन का दुश्मन। और नेपोलियन से युद्ध करता है। उस युद्ध का क्या नाम देते हैं? वाटरलू का युद्ध। उसको वाटरलू का युद्ध पूछेंगे। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में। इसमें कौन जीता? इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये चारों ना जीता। चारों जीत जाता है, नेपोलियन हार जाता है ना। तो नेपोलियन को हारने का कारण क्या है? कि ज़्यादा ज़बरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती करने लगता है और कहता है हम ही हैं यहाँ के राजा, है ना, जो चाहेंगे वही करेंगे। तो जनता लोग इसका नेपोलियन का साथ देना बंद कर देता है और नेपोलियन हार जाता है। और नेपोलियन को गिरफ्तार करके दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलिना द्वीप पर क्या कर दिया जाता है? वहाँ ले जाके बंधक बना दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब वहीं पे नेपोलियन का 1881 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। चलो, आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग को बता दो। और नोट्स भी बनाते चलना है ताकि फाइनल एग्जाम में एक बार रिवीजन करना और जल्दी से याद आ जाएगा। वीडियो को 2-3 बार देखो, कहानी की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेपोलियन क्या होता है? नेपोलियन का हार हो जाता है। और यहाँ पे देखो इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, क्या? ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया तो ये महादेश है ना, तो ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। चलो देखो, अब क्या होगा? नेपोलियन का हार हो गया। क्या? नेपोलियन हार गया ना। चलो, अब उसके बाद क्या होगा? एक सम्मेलन होगा। क्या होगा? सम्मेलन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? चलो, नेपोलियन जब हार जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सम्मेलन हो जाता है। क्या होगा? सम्मेलन होता है। चलो देखो इधर, इतना लिख लिए, सब लिख लिए ना। चलो, अब ये सब चारों देश क्या करेगा? बैठक। क्या करेगा? अब ये लोग क्या करेगा? बैठक करेगा कि अब तो नेपोलियन समाप्त हो गया हुआ है। नेपोलियन समाप्त हो गया है, अब ये लोग बैठक करेगा। तो बैठक कहाँ करेगा? देखो ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया की राजधानी। आज जल्दी आप लोग भी इसको वीडियो को भगा के भी देख लेना, ठीक है। स्पीड बढ़ा देना, प्लेबैक स्पीड जो है उसको बना करके देखना, कहानी की तरह याद हो जाएगा। चलो, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पे? वियना में बैठक होता है। क्या होता है? बैठक होता है ना। और जिसे क्या कहते हैं हम? वियना सम्मेलन कहा जाता है। वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन
उसे क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन। और ये वियना सम्मेलन कब होता है, तो 1815 में, 1815 में वियना सम्मेलन होता है, ठीक है। चलो अब ये इसका अध्यक्ष पूछेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन होता है, तो मेटरनिक। कौन होता है, मेटरनिक। देखो जो वियना सम्मेलन हुआ है तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है, मेटरनिक। मेटरनिक कौन था, कौन था, ऑस्ट्रिया का। तो ये ऑस्ट्रिया का राजा होता था, ऑस्ट्रिया का राजा। अब पूछेंगे, देखो वियना कहाँ है, वियना कहाँ है, तो वियना क्या है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो नेपोलियन को मारने के, जब नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है तो एक बैठक होता है, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रूस, ये चारों मिलकर क्या करता है, बैठक करता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पूछेंगे वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में, है ना। इसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो मेटरनिक। कौन बनता है, मेटरनिक। और मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का राजा था। ऑस्ट्रिया क्या था, राजा था, ठीक है। अब देखेंगे वियना सम्मेलन का परिणाम। अब यहाँ पे बैठक हुआ ना, सम्मेलन हुआ, तब इसका परिणाम क्या हुआ, तो वियना सम्मेलन का परिणाम दिखाई दे रहा है, वियना सम्मेलन का परिणाम, वियना सम्मेलन का परिणाम। देखो वियना सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ। अब देखो वियना सम्मेलन का क्या परिणाम होगा कि जो नेपोलियन द्वारा जो सब क्षेत्र राजा से छीन लिया गया था, राजा से छीन करके आज़ाद कर दिया गया था, वो सभी क्षेत्र राजा को वापस लौटा दिया गया। क्या, वो राजा को वापस लौटा दिया गया। तो क्या लिखेंगे, देखो सभी क्षेत्र, सभी को अपना अपना क्षेत्र, अपना क्षेत्र, सभी को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया गया, यानी लौटा दिया जाए। इस सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ, यानी इस सम्मेलन जो हुआ था बैठक, इसका मतलब क्या, इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ, जो बात सब हुआ था वो बात क्या हुआ, तो जो नेपोलियन द्वारा सभी जो क्षेत्र को क्या कर लिया गया था, आज़ाद कर दिया गया था, है ना। वो क्षेत्र राजा से छीन लिया गया था, वो सभी क्षेत्र को क्या करना है, वापस लौटा देना है राजा को, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, देखो फ्रांस में, तो उसके बाद क्या होगा, फ्रांस में बुर्बो वंश। फ्रांस में कौन वंश था, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश कौन आता है, लुई 18वां। कौन आता है, लुई 18वां आता है। कौन आता है, और ये कैसा था, तो ये लुई 18वां कैसा था, अच्छा था। कैसा था, लुई 18वां कैसा था, लुई 16वां अच्छा था, नहीं था, वो अच्छा नहीं था। लुई 16वां अच्छा नहीं था, लेकिन लुई 18वां अच्छा था, ठीक ना। फ्रांस को देखो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रांस को रोकने के लिए, उसके आसपास बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण किया गया, बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण किया गया। अब देखो फ्रांस में राष्ट्रवादी यानी एकीकरण, यानी वहाँ पे फ्रांस के लोगों को एकता बनाने के लिए, यानी राजा का शासन ऐसा दोबारा जैसे नेपोलियन किया था वैसा दोबारा कोई न कर पाए, इसीलिए तो फ्रांस के आसपास चारों तरफ, है ना, फ्रांस के आसपास बहुत सारे क्षेत्र का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, कि अगर कोई भी जैसे नेपोलियन एंट्री कर गया था फ्रांस में, इसी प्रकार से कोई दोबारा यहाँ पे एंट्री न करे, है ना, न कर पाए, और जैसे ही एंट्री कर पाए वहीं पे इसको रोका जाए। क्या किया जाए, रोका जाए। तो फ्रांस के बाहर आसपास नए नए क्षेत्रों का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लुई 18वां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इसको आप लोग क्या करना है, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, सब कहानी की तरह याद आ जाएगा। और ये जो अभी 6माही परीक्षा हुआ है, इस चैप्टर से काफ़ी सारा क्वेश्चन हमारे नोट से मिला है, टकराया, ठीक है। और इसको कहानी की तरह सुन के याद कर लेना है। क्या कर लेना है, कहानी की तरह सुन के याद कर लो, और जो भी आपका जो भाई है, दोस्त है, दोस्तिनी है, उस सब के पास क्या करना है, शेयर कर दो, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है।
चलो, और शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो और हमारे चैनल से जुड़ो। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट बिल्कुल आसान भाषा में करा देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।